हे गाइस, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज को कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज हमारी चल रही है, जो पंचायती राज हो गया और योजना, जो भी 65 नंबर का सिलेबस रखा गया उसी के अकॉर्डिंग ये सीरीज है। ठीक है, हम लोग ने इसके 14 पार्ट्स कर लिया, जिसका 15 पार्ट है इस सीरीज का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने रखे, सब अपडेटेड क्वेश्चन जो है वो भी इंक्लूड किए हैं, और जो थ्योरी सेक्शन में उन्होंने बोला है वो तो है ही है। ओके, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन 2024 के अकॉर्डिंग ही ये नया ही क्वेश्चन है ये। ओके, तो देखिए, वाराणसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र, वाराणसी में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर ओके की बैठक में उल्लेखित विकास कार्यों का फोकस क्या है। ठीक है, बोला गया है जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशियन रीजनल सेंटर था उसकी जो बैठक हुई तो उसके विकास कार्यों का फोकस क्या था। चावल की किस्मों को सुगंधित बना, भाई चावल का है तो चावल के से ही रिलेटेड होगा, ये तो है। नहीं, चावल की किस्मों को सुगंध बढ़ाना, कम मीथेन उत्सर्जित वाली चावल की किस्मों का विकास करना। तो फालतू के लिए चारों ऑप्शन हम लोग नहीं देखते, क्योंकि इसका सही ऑप्शन हमारा खाइए कम मीथेन उत्सर्जन वाली जो चावल की किस्मों है उनका विकास, ऐसी किस्म चावल की जिससे कम मीथेन का उत्सर्जन हो। ओके, IRRI मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1960 में फिलीपींस सरकार, फोर्ड और रॉक फेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। ओके, पारंपरिक चावल स्थापना प्रणालियों की तुलना में सीधे बोए गए चावल जो डायरेक्ट सोन राइस है का मुख्य लाभ जल संरक्षण करना है। ठीक है, जैसे चावल को ज़्यादा पानी की जरूरत होती है तो उसमें वही बोला गया है कि जो पारंपरिक जो प्रणाली चली आ रही है उसके तुलना में सीधे बोए गए चावल का मुख्य लाभ जल का संरक्षण। भाई जल का संरक्षण तो होएगा ही। ओके, क्योंकि ऐसे जो पारंपरिक हमारा तरीका है उसमें पानी बहुत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 142 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया जाता था। तो कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो इसका ऑप्शन सही है 142 का कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता था। ठीक है, प्रारंभिक काल में भारत सरकार की योजना मंत्रालय से संबंध था। भारत सरकार की योजना मंत्रालय से पहले इसका संबंध था। सामुदायिक विकास योजना का संचालन केंद्र सरकार से लेकर ग्राम स्तर तक 5 भाग में विभाजित था। तो 5 भाग कौन थे? सबसे ऊपर से केंद्र स्तर, फिर उसके बाद राज्य स्तर, फिर जिला स्तर, फिर उसके बाद ब्लॉक या खंड स्तर, फिर ग्राम स्तर। ओके, नेक्स्ट पे आते चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था। तो चोलकालीन जो ग्रामीण संस्था है उर की कार्य समिति को आलूगढ़म या गढ़म कहा जाता था। ओके, चोलकालीन ग्रामीण समाज की आधारभूत इकाई थी। कौन सी? उर की कार्य समिति को आलूगढ़म या गढ़म कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा या महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था। तो इनकी कार्य समिति को वारियम बोला जाता था। तमिल में वारियम का अर्थ आय होता है। तो 144 का आपका का चोलकालीन जो ग्रामीण संस्था थी उसमें सभा या महासभा की जो कार्य समिति होती थी उसे क्या बोलते थे? वारियम बोलते थे। तमिल में वारियम का अर्थ आय होता है। वारियम के सदस्यों को क्या वारी पेरू मक्कल कहा जाता था। परांतक प्रथम के उत्तर मेरू लेख में वारियम के सदस्यों की निर्वाचन संबंधी योग्यता दी गई है। वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव के 30 वार्डों में बांटा जाता था। प्रत्येक वार्ड में एक प्रतिनिधि चुना जाता था तथा 30 सदस्य विभिन्न कार्य समिति हेतु चुने जाते थे। तो वारियम के सदस्यों के लिए प्रत्येक गांव को कितने 30 वार्डों में बांटा गया। प्रत्येक वार्ड में एक प्रतिनिधि चुना जाता था, 30 सदस्य विभिन्न कार्य समिति हेतु चुने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारियम में बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी होती थी। तो वो 12 होती थी। वारियम के 30 सदस्यों में से 12 बुजुर्ग व विद्वान सदस्य को वार्षिक समिति जिसे संवत्सर वारियम कहते थे के लिए निर्वाचित किया जाता था। तो वारियम में बुजुर्ग और विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12 होती थी। ओके, वैसे जो प्रत्येक गांव के वार्ड की बात करें 30 वार्डों में बांटा जाता था। ठीक है, तो 30 सदस्यों में 12 बुजुर्ग वह विद्वान सदस्य होते थे। और उनकी जो मतलब वार्षिक समिति जिसे क्या बोलते हैं? संवत्सर वारियम कहा जाता था। ओके, पंचायती राज, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन था। ध्यान रखिए हमारे यूपी में अभी 33% ही आरक्षण चल रहा है, जैसा कि पहले से था। ओके, लेकिन 2006 में क्या किया गया था? 50% जो सीटें हैं वो आरक्षित करने का प्रावधान, लेकिन सब जगह ये लागू नहीं था। ओके, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो बिहार था। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला पहला राज्य था कौन? बिहार।
ओके, बिहार पहला राज्य था। 21 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियम और नियमों में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल जैसे 20 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए एक संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियम में 50% आरक्षण का प्रावधान। सब आपको नहीं याद रखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पर्पज से पढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो पहला ही राज्य आपको ध्यान रखना है कौन सा, बिहार। ओके, ठीक है। और ये जो डेटा दिया भी हुआ है तो कहीं कहीं अभी ऐसा है कि वहाँ पे 50% आरक्षण है भी नहीं। ओके, एक डेटा कहीं पे 21, कहीं पे 20 राज्य ऐसे करके दिया हुआ है। तो 147 पांचवें राज्य वित्त आयोग के अनुसार स्थानीय निकाय को वितरित किया जाने वाला निवल कर राजस्व कितने प्रतिशत है? जो यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी पर्पज से ये पांचवें राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा है, न कि वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग की बात कर रहा है। स्थानीय निकाय को वितरित किए जाने वाले निवल कर राजस्व कितने प्रतिशत है? तो कितना, 12.5%। निवल कर राजस्व 12.5% है। ये शहरी स्थानीय निकायों के लिए 7.5% और ग्रामीण के लिए कितना, 5% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्वामित्व योजना किस प्रकार की योजना है? केंद्र क्षेत्र की है कि केंद्र प्रायोजित है? कि राज्य पोषित योजना है? तो जो स्वामित्व योजना है वो कैसी, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए केंद्र क्षेत्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब क्या होता है। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं होती हैं वो ऐसी योजनाएं होती हैं कि जो 100% वित्त पोषण जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। मतलब उसमें राज्य सरकार का कोई वित्त, कोई भी पैसा नहीं लगता उस योजना में। तो केंद्रीय क्षेत्र योजना जो ऐसी योजना है जिसमें 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना मुख्य रूप से संघ सूची के विषयों पर बनाई जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य कार्यक्रम भी हैं जिनमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय सीधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करते हैं, जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। इन योजनाओं में वित्तीय संसाधन राज्यों को हस्तांतरित नहीं किए जाते। ठीक है, ये नोट पॉइंट है। पूरा का पूरा कितना, 100% केंद्र सरकार का ही होता है इसमें वित्तीय सर्वे। और अब देखिए, स्वामित्व योजना पूछा गया था तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना, स्वामित्व का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। अब ऐसे पूछे स्वामित्व योजना में राज्य का कितना परसेंट है, तो ध्यान रखिएगा स्वामित्व योजना में पूरा का पूरा केंद्र का ही जो वित्त पोषण है, वित्त प्रदान किया गया है, पूरा का पूरा केंद्र द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म स्वामित्व का क्या है, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व योजना का उद्देश्य पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य के राज्य विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीकी का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करना है। ठीक है, मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय, राज्य का जो राजस्व विभाग हो गया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है। स्वामित्व योजना गांव की आबादी के सर्वेक्षण, गांव के क्षेत्र में सुधार, तकनीकी के साथ मानचित्रण, उसको फुल फॉर्म दिया हुआ है। 24 अप्रैल 2020 में ये चालू की गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और अधिक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था। एक संपत्ति सर्वेक्षण कार्यक्रम है। केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली योजना ये भी है जिनमें केंद्र और राज्य दोनों की वित्तीय भागीदारी। देखिए, जिस तरीके केंद्रीय क्षेत्र में 100%, 100% किसकी भागीदारी होती है, केंद्र सरकार की होती है, लेकिन इसमें एक रेशियो होता है केंद्र और राज्य का। अधिकतर केंद्र का ही ज्यादा होता है, राज्य का कम होता है। ओके, ऐतिहासिक रूप से CSS मतलब जो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं जिसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों को अपनी योजनाओं को वित्तीय रूप से चलाने में मदद करती है, जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो कि 24 अप्रैल 2018 को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की व्यापक योजना के रूप में चलाया गया था। तो अभी आपने स्वामित्व योजना को देखा, वो केंद्रीय क्षेत्र योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना कौन सी है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और दोनों में एक चीज ध्यान रखिएगा, स्वामित्व योजना जो आपकी ये भी ये कब की है, ये 24 अप्रैल 2020 की है। और ये वाली हमारी कब की, 24 अप्रैल 2018 की है, 24 ही है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत 1953 में की गई थी। 149 का आपका ख ऑप्शन सही होगा। 2 अक्टूबर 1953 को किया गया था। 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में धन की कमी के कारण क्रियान्वयन में जो समस्या आ रही थी, इसे देश भर में लागू नहीं किया सकता था, इसीलिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत 2024 में होती है।
150 का आपका क ऑप्शन सही है। 15 फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत के बाद पूरे देश में 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो पूरे देश में 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया। अपने यूपी की बात करें तो 25 लाख सोलर रूफटॉप लगाने का संकल्प किया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है। ओके, तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में आज के 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप बताइए। अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।